गुड मॉर्निंग क्लास। एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के बाद में अब हम आप पहुंचे उसके कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके जेई और नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ मॉडर्न फिजिक्स के इस पोर्शन में से क्वेश्चन आना लगभग एक कन्फर्म सा है। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, धीरे धीरे हम लेवल को जो है इंक्रीज करेंगे। स्टार्टिंग कुछ इजी क्वेश्चन से करेंगे कंपैरेटिवली। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट करेंगे, डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ the distance of closest approach when an alpha particle of kinetic energy 4.5 mega electron volt strikes a nucleus of Z is equals to 80, stops and reverses its direction. तो देखिए, सबसे पहले बात करें यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है। बेसिकली होता क्या है कि जब आपने गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक कराया था, बॉम्बार्डमेंट वहां पे हमने करवाया था, तो हमने बोला कि सेंट्रल कोर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, यानी कि सारे के सारे प्लस जो है वो सेंटर में यहाँ पे अवेलेबल हैं। जब अल्फा पार्टिकल यहाँ पर आप स्ट्राइक कराने की कोशिश करेंगे, दिस इज अल्फा पार्टिकल जो कि खुद भी पॉजिटिवली चार्ज है, इस पे खुद पे भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये जाएगा और इसके टकरा नहीं पाता है। टकरा नहीं पाने का यहाँ पे एक रीजन है बहुत आसान सा, कि जब ये उसके पास जाने की कोशिश करेगा तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में ऑब्वियसली रिपल्शन होगा, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और जिस मोमेंट पर पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी होगी, उसके बाद में ये और डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा, यानी कि इसकी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो जीरो के बराबर बन जाएगी। तो ये डिस्टेंस ही कहलाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जो कि हमें यहाँ पे निकालना है। दिस एक्स वी हैव टू फाइंड आउट। तो एनर्जी कंजर्वेशन की हेल्प से आप इसे निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन किस तरीके से लिखेंगे, बाय एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की हेल्प से हम इसे समझ सकते हैं। किस तरीके से, देखिए, टोटल एनर्जी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। इज दैट क्लियर? नाउ टोटल इनिशियल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 0 एंड हियर वी हैव हाफ mv स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी 0 के बराबर, और ये आपको मिलेगा k q1 q2 अपॉन r। इज दैट क्लियर? दिस r वी हैव टू फाइंड आउट। हमारे पास बचता है यहाँ पे, देखिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन r, सो वी हैव r इज इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी। हमारे पास में सारे यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स है जिनकी वैल्यू हमारे पास में, वी हैव k इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹। वी हैव q1 हमारे पास में है 2 इंटू 80 के बराबर,
Q2 यहाँ पे आपके पास में है E स्क्वायर हो जाएगा 2 into 80 और E स्क्वायर, एंड वी हैव टू डिवाइड दिस विद द काइनेटिक एनर्जी दैट इज 4.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज मेगा एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट वी हैव. इसे भी आप चाहें तो जूल में कन्वर्ट कर दीजिएगा. इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना है देन यू हैव टू divide it by 1.6 into 10 to the power of 19 and we will get value almost 5.12 into 10 to the power minus 14. This is in meters. ये वैल्यू जो आपको मिली है ये मीटर में है. Is that clear? नोट करें इसे. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे उसके बाद में. और डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट separates two energy levels in an atom. What is the frequency of radiation emitted what is the frequency of emitted when the atom makes a transition from when the atom make transition from the upper level to the lower level. This you to find out. Now, आपको जो यहाँ पे दिया हुआ है कि दो एनर्जी लेवल्स हमें दिए गए हैं और इन दो एनर्जी लेवल्स के बीच का जो एनर्जी गैप आपको दिया हुआ है इट इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये कितना दिया गया है हमें? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको दिया गया है. इसे हम सबसे पहले जो है जूल में इसे कन्वर्ट कर देंगे. तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्वियसली आपको क्या करना होगा, इसे 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल इट इज. अब अपर से लोअर में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन की इनिशियल पोजीशन यहां है और फाइनल पोजीशन ये यहां पर आ जाता है, यानी एनर्जी जो होगी वो रिलीज की जाएगी. वी हैव E इज इक्वल्स टू एच न्यू. न्यू जहां पे फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी रिलीज करेगा. एनर्जी रिलीज कितनी करेगा? ये 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 के बराबर की एनर्जी यहाँ पे रिलीज करेगा. तो वी हैव न्यू इज इक्वल्स टू 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय H. H we have constant that is 6.62 into 10 to the power minus 34. वैल्यू पुट कर दीजिएगा अब यहाँ पे. जब आप सॉल्व करेंगे तो वी हैव फ्रीक्वेंसी 5.55 into 10 to the power 14. Is that clear? नोट करें सर.
इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, when is H alpha line in the emission spectrum of hydrogen atom? When is the H alpha line in the emission of hydrogen atom obtained? Calculate the frequency of the photon emitted during this transition. सबसे पहले आपसे पूछा गया कि H अल्फा लाइन जो है हाइड्रोजन एटम में वो कब निकलती है, तो H अल्फा लाइन्स आपको मिलेगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है ऑफ बामर सीरीज। बामर सीरीज के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो आपको मिलेगी वही होगी H अल्फा। अब बामर सीरीज क्या होती है? बामर सीरीज में हमको याद है कि देखिए एनर्जी हमारे पास में क्या होनी चाहिए लॉन्गेस्ट के लिए, आपके पास मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, और जब n इज इक्वल्स टू 2 में ऊपर से इलेक्ट्रॉन आकर गिरता है तो आपको जो सीरीज मिलती है दैट इज कॉल्ड H अल्फा। अब हमें चाहिए यहाँ पे लॉन्गेस्ट आपको मिलेगी जबकि एनर्जी होगी शॉर्टेस्ट। एनर्जी जब कम से कम होगी, क्योंकि लैम्डा और एनर्जी के बीच में जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, वी हैव दिस रिलेशन। सो n इज इक्वल्स टू, जब अपर से मान लीजिए n इज इक्वल्स टू 1 है, ये n इज इक्वल्स टू 2 है, तो जब n इज इक्वल्स टू अपर से इलेक्ट्रॉन आकर और 2 में गिरता है तो आपको मिलती है बामर सीरीज। हमें चाहिए यहाँ पे लैम्डा मैक्सिमम, और लैम्डा मैक्सिमम के लिए एनर्जी होनी चाहिए मिनिमम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास में 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने कई बार काम में लिया है। r यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अभी हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1.07 इंटू 10⁻⁷ यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल कर आएगी। तो आपको शॉर्ट जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है उसके लिए एनर्जी होनी चाहिए कम से कम। अब एनर्जी मैक्सिमम कब रिलीज होती है? जब इनफाइनाइट से 2 में आकर गिरेगा। एनर्जी मिनिमम कब रिलीज होगी? जब 3 से 2 में आकर गिरेगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इनिशियली कहां है? क्लियर? और इलेक्ट्रॉन इज इन सेकेंड ऑर्बिट फाइनली। फाइनल पोजीशन इसकी कहां है? सेकेंड ऑर्बिट में ये है। दैट इज क्लियर। वैल्यू रख देंगे 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू r। पहले कहां पर है ये? 3 में, और आ कहां पे रहा है? 2 में यहां पे आ रहा है। इज दैट क्लियर? नाउ इसको वैल्यू को चेंज कीजिएगा यहाँ पे। हियर वी हैव स्क्वायर ऑफ 3 एंड हियर वी हैव स्क्वायर ऑफ 2। नाउ वैल्यूज आप यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स की पुट कर दीजिए। वी हैव लैम्डा इज इक्वल्स टू 36 अपॉन 5r। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर H अल्फा सीरीज, यानी कि हाइड्रोजन एटम के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो n इज इक्वल्स टू 3 से n इज इक्वल्स टू 2 में यहाँ पे अपना ट्रांजिशन कर रहा है। क्या फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे निकालनी थी इस ट्रांजिशन के लिए? तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम कौन सा रिलेशन काम में ले सकते हैं? वी हैव v इज इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा, दिस इज न्यू। इज दैट क्लियर?
सो C हमारे पास में 3 × 10⁸ और लैम्डा की वैल्यू हमने अभी भी निकाली, दैट इज 36 × 5 R। R हमारे पास में जैसा कि रेडबर्ग कांस्टेंट है उसकी वैल्यूज आप रख दें तो आपको वैल्यू मिलती है 4.57 × 10⁻14। ऐसा यूनिट में आपके पास आंसर आएगा, दैट इज हर्ट्ज में। इज दैट क्लियर? नोट करें। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये कि शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट, आपको दो चीजें पूछी जा सकती है, या तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछेगा या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछेगा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब हमेशा क्या है यहाँ पे कि एनर्जी जो है ट्रांजिशन के लिए वो मैक्सिमम होनी चाहिए, जबकि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब है जो एनर्जी रिलीज हुई है वो मिनिमम होनी चाहिए। ये रिलेशन आप ध्यान रखिएगा। ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? लैम्डा के। इज दैट क्लियर? आई होप नोट किया होगा आप लोगों ने। क्लियर? नाउ कुछ और इसी से मिलते जुलते हम क्वेश्चंस लेते हैं एटम के लिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, जिसमें कि हम ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से, एक स्टेबल ऑर्बिट से बेसिकली किसी दूसरे स्टेबल ऑर्बिट में यहाँ पे जो है मूव करता है। क्वेश्चन लिखेंगे उसके लिए। The ground state energy of hydrogen atom is -13.6 electron volt. -13.6 electron volt. What is the kinetic and potential energy of the electron? What is the kinetic and potential energy of the electron in this state? काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन की इस स्टेट में हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। किस तरीके से हम कर सकते हैं देखें। कुछ रिलेशंस हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिराइव किए थे। क्या थे वो रिलेशन को एक बार अगर हम रिकॉल करें तो वी हैव हाफ mv²। ये आपके पास में काइनेटिक एनर्जी थी, इसको हमने निकाला था। तो आपने कहा था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि सेंटर की तरफ लग रहा है वो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू F सेंट्रीपिटल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो निकल के आया था इट वाज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इट वाज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज M V² अपॉन R। इज दैट क्लियर? एक R से एक R यहाँ पे कैंसिल होगा। हाफ से हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया था जिससे कि हमें हाफ mv² यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मिल सके। तो वी हैड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन 2R। इज दैट क्लियर? इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन की अगर हमने बात की थी तो वी हैड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू K। Q1 की जगह आप रख सकते हैं E, Q2 की जगह आप रख सकते हैं यहाँ पे E अपॉन 2R। That is kinetic energy was K E² upon 2R. Is that clear? ये बात हुई थी kinetic energy of electron for hydrogen atom. R is the radius of orbit. फिर उसके बाद में हमने पोटेंशियल एनर्जी की भी यहाँ पे बात की थी। दिस इज कैलकुलेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो वी हैव अ फॉर्मूला U इज इक्वल्स टू -K Q1 Q2 अपॉन R। तो वी हैव -K E अपॉन R दैट इज -KE² अपॉन R। Here we have the value of potential energy.
काइनेटिक एनर्जी आपके पास में है, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में है, टोटल एनर्जी हम यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं। कैपिटल ई से मैं से डिनोट कर रहा हूँ, इट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। वी हैव काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 के स्क्वायर अपॉन 2r and potential energy from equation 2 minus ke square upon r। LCM ले दीजिए इनका 2r, here we have ke square minus 2ke square, so we have minus ke square upon 2r। is that clear? This is the वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी। यहाँ से कुछ बहुत ही काम के रिलेशंस जो है हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3 कर दीजिए। इन रिलेशंस को ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट हमारे क्वेश्चंस में काम आएंगे जो क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं। तो इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 अगर आप करें तो वी हैव टोटल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी। वहां आपके पास बचता है के स्क्वायर अपॉन 2r, यहां आपके पास बचता है के स्क्वायर अपॉन 2r। इससे टर्म कैंसिल होगी, वी हैव E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के। इज दैट क्लियर? तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए सेम होती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी विल बी सेम, साइन वहां पे जस्ट डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती, जबकि टोटल एनर्जी जो वो आएगी हमेशा नेगेटिव में आएगी, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जहां पे कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, उनके बीच में कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पर है। तो अट्रैक्शन फोर्स जब भी होता है, आपको पता है कि वहां पे नेगेटिव साइन वहां पे आता है जब भी हम बात करते हैं फोर्स की। क्लियर है? नाउ इसी तरीके से दूसरा रिलेशन जो हमारे काम में आएगा उसे मैं यहां पर किए देता हूं। ये रिलेशन एक तो आपको ध्यान रखना है जो अभी हमारे क्वेश्चन के लिए काम में आएगा, और यहां हम कर रहे हैं इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए। जब हम इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, हियर वी हैव टोटल एनर्जी और यहां होगा पोटेंशियल एनर्जी माइनस के स्क्वायर अपॉन 2r डिवाइडेड बाय के स्क्वायर अपॉन r। तो के स्क्वायर से के स्क्वायर और r से r कैंसिल होगा, तो वी हैव u इज इक्वल्स टू 2e। यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डबल होती है टोटल एनर्जी का। इज दैट क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी विल बी डबल ऑफ द टोटल एनर्जी। इन दो रिलेशंस को हम यहाँ पे संभाल के रखें। कहाँ से ये रिलेशन आए हैं उसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसके बाद में हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे चल सकते हैं। ये रिलेशन आपको पता होने के बाद में क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो देखते हैं किस तरीके से इन दोनों रिलेशंस को मैं यहाँ पे बस छोड़ रहा हूँ, बाकी सबको आप रब कर दीजिए। तो यहाँ पे आपसे दो चीजें पूछी गई थी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसा कि हम देखें, टोटल एनर्जी आपको दी गई है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी तो कैसे निकाल सकते हैं आप देखें यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। तो गिवन क्वेश्चन में आपको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, इट इज माइनस ऑफ -13.6, दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज दैट क्लियर? और पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी, इट विल बी डबल ऑफ टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आपके पास आएगी 27 माइनस 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज दैट क्लियर? तो आपने देखा कि रिलेशन अगर आपको ये वाला पता है तो क्वेश्चन करना काफी आसान हो जाता है।
तो कुछ डेरिवेशंस हैं जो हम ऑन द स्पॉट भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ डेरिवेशंस ऐसे भी हैं जिनका फाइनल रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। और खासतौर पे इस तरह के डेरिवेशन जो हम बहुत सी बार कर चुके हैं, जैसे कि हम बात करें ग्रेविटेशन में इस टाइप का डेरिवेशन हमने किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इस तरह के रिलेशन हमने निकाले, तो फाइनली यहाँ पर आने के बाद में एक अपने आप एक रिकॉल होने लग जाता है कि हाँ ये रिलेशन जो इस तरीके से आगे हमारे काम में आ सकता है। क्लियर है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद में गैस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम can absorb radiation of 698 electron volt. Consequently, the atom emits radiation of only 3 different wavelengths. Radiation of only 3 different wavelengths. All the wavelengths are equal to or smaller than that of the absorbed photon. All the wavelengths smaller or equal to, और यहां पे आएगा that of the absorbed photon. निकालना हमें क्या है, देखें यहां पे determine the initial state of the gas atom. सेकेंड पार्ट में आपसे यहां से पूछा गया है आइडेंटिफाई द गैस एटम। सेकेंड पार्ट लिखेंगे क्वेश्चन का, आइडेंटिफाई द किस तरीके से हम देखें से कर सकते हैं। इनिशियल स्टेट ऑफ गैस एटम हमें यहां पे सबसे पहले फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले 3 तरह की रेडिएशंस यहाँ पे जो है वो इमिटेड की गई है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि 3 टाइप्स की रेडिएशन जो है वो इमिट हुई है। 3 तरह की रेडिएशन इमिट होने का क्या मतलब है कि इनिशियली कहां पर रहा होगा आपका इलेक्ट्रॉन, तो रहा होगा n इज इक्वल्स टू 3 में, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में वहां पे रहा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप यहां से इजीली दे सकते हैं। देन कम्स टू सेकंड पार्ट, आपको दिया गया है 6 8। वी हैव दिस रिलेशन ऑलरेडी नोन है 13.6 z स्क्वायर
1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज आपको दी गई हैं। इन्हें जब आप सॉल्व करेंगे तो वी हैव z इज इक्वल टू z, क्योंकि आपको निकालना था, z की वैल्यू आपको मिलेगी 6 के बराबर। इज दैट क्लियर? इसी में से यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं, जैसे लेट्स से फाइंड द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड रेडिएशन। मिनिमम वेवलेंथ अगर आपसे लेट्स से पूछ ली गई, फाइंड द मिनिमम wavelength of the emitted radiation, मिनिमम वेवलेंथ आपको रेडिएशन की कब मिलेगी? जब एनर्जी मैक्सिमम होगी। ओके, एनर्जी मैक्सिमम है, इसका मतलब n इज इक्वल्स टू इनिशियल आपको 3 दिया गया है, मैक्सिमम एनर्जी निकल रही है, दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू 1 में आकर गिरेगा, और जब एनर्जी का डिफरेंस मैक्सिमम आएगा तो लैम्डा की वैल्यू आपको मिनिमम मिलने वाली है। तो सी पार्ट को मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। आंसर ऑफ सी, n1 इज इक्वल्स टू है हमारे पास में 3 और n2 आपको लेके जाना है 1 में। ओके, तो ये 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू, वी हैव फॉर्मूला आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इसे आप सॉल्व करेंगे तो वी हैव ऑलमोस्ट 28.5 एंगस्ट्रॉम। इसे आप चाहें तो मीटर में इसे कन्वर्ट करके भी और लिख सकते हैं। क्लियर है? नोट करें इसे। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। द एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइपोथेटिकल 1 इलेक्ट्रॉन एटम। is given by n is equals to minus 18.0 upon n square. Electron volt, where n is equals to 1 to 3 and so on. आपसे पूछा गया है कंप्यूट द 4 लोवेस्ट एनर्जी लेवल्स एंड कंस्ट्रक्ट द एनर्जी लेवल डायग्राम। Construct the एनर्जी लेवल डायग्राम। ओके, बी पार्ट में आपसे क्या पूछा गया देखें। व्हाट इज द एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ द स्टेट n इज इक्वल्स टू 2। potential of state n is equals to 2 के लिए हमें यहाँ पे एक्साइटेशन पोटेंशियल जो है वो
पूछा गया है। नेक्स्ट आपके बाद इससे पूछा गया है कि व्हाट वेवलेंथ्स इन एंगस्ट्रॉम आपको फाइंड करनी है। ये ध्यान रखिएगा, यूनिट का ध्यान रखें। एंगस्ट्रॉम में हमें निकालना है। कैन बी इमिटेड व्हेन दीज एटम्स कैन बी इमिटेड when these atoms in the ground state are bombarded by electrons that have been accelerated through a potential difference of of 16.2 volt. Okay, next part में आपसे पूछा गया if these electrons are in the ground state can they absorb radiation having a wavelength of absorb the radiation having wavelength of 2000 एंगस्ट्रॉम। और लास्ट पार्ट में यहां पे इस क्वेश्चन के आपसे पूछा गया व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ दिस एटम। इतना काम का नहीं, इसे आप छोड़ दें, इसे हम थ्योरेटिकली के लिए भी लास्ट में चलते चलते डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, आपसे पूछा गया कंप्यूट द 4 लोएस्ट एनर्जी लेवल्स एंड कंस्ट्रक्ट द एनर्जी लेवल डायग्राम। लोएस्ट एनर्जी लेवल आपको निकालनी है, कितनी कितनी होंगी। स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको दिया गया है En इज इक्वल्स टू -18.0 अपॉन n स्क्वायर। सॉल्यूशन की तरफ मैं बात कर रहा हूं, ए पार्ट को लेते हैं तो E1 हम सबसे पहले निकालें तो व्हाट वी हैव E1 इज इक्वल्स टू -18.0 अपॉन स्क्वायर ऑफ 1। E2 आपको मिलेगा -18.0 अपॉन स्क्वायर ऑफ 2। E3 आपको मिलेगा -18.0 अपॉन स्क्वायर ऑफ 3 और E4 आपको मिलेगा -18.0 अपॉन स्क्वायर ऑफ 4। आसान आसान इनकी कैलकुलेशन होने वाली, उन्हें आप लिख दें -18.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E1 की वैल्यू आपको मिलेगी -18.0, E2 आपको मिलेगा -4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 आपको मिलेगा -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.0 भी आप लिख सकते हैं, और E4 आपको मिलेगा 1.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज दैट क्लियर? एनर्जी लेवल डायग्राम भी हम यहां पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। डिफरेंस जो है वो कम होता जाएगा। एनर्जी लेवल को वहां पे शो कर दें, इट इज -18.0, then we have -4.5, then we have -2, और फाइनली है 1.125। Is that clear? Now
ये हमने ए वाला पार्ट कर दिया है कि एनर्जी लेवल जो है लोएस्ट जहां पर है एनर्जी स्टार्टिंग की 4 वो आपने फाइंड कर दी है और कंस्ट्रक्ट कर दिया हमने एनर्जी लेवल डायग्राम को। सेकंड पार्ट की बात करें, बी पार्ट की, व्हाट इज द एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ स्टेट n इज इक्वल्स टू 2। n इज इक्वल्स टू 2 के लिए आपसे एक्साइटेशन पोटेंशियल पूछा गया है। एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब है कि फर्स्ट से सेकंड में आने के लिए कितनी एनर्जी मुझे यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो बी पार्ट को करें अगर सॉल्व तो आसान से इसका सॉल्यूशन आने वाला है। वी हैव E2 माइनस E1 दैट इज -4.5 माइनस 18.0, सो वी हैव टू डू 18 माइनस 4.5 दैट इज 13.5 आई गेस। जी हाँ, ये आपको मिलेगा 13.5 और पोटेंशियल क्योंकि आपसे पूछा गया है तो ये वोल्ट में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देन थर्ड पार्ट के ऊपर चलते हैं। व्हाट वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में आपको निकालनी है कैन बी इमिटेड व्हेन दीज एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट आर बॉम्बार्डेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट हैव बीन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 16.2 वोल्ट। 16.2 वोल्ट से अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कर रहा हूं और उन्हें बॉम्बार्डेड करवाया जाए तो आप देखें 1 और 3 के बीच में अगर मैं एनर्जी डिफरेंस निकालता हूं, यहां पे इसे मैं कर रहा हूं E3 माइनस E1 अगर हम करें तो वी हैव समथिंग 18 माइनस 2 दैट इज 16 वी हैव। तो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मुझे चाहिए, यानी कि अगर 16 वोल्ट से आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं तो वो 1 से 3 में पहुंच सकता है, लेकिन यहां पर तो आप कितने से कर रहे हैं, 16.2 से कर रहे हैं। क्लियर? तो यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 तक पहुंच जाएगा। कहां से? ग्राउंड स्टेट से। ग्राउंड स्टेट मतलब n इज इक्वल्स टू 1 से n इज इक्वल्स टू 3 में ये पहुंच रहा है। आगे आपसे पूछा गया है कि कौन कौन सी वेवलेंथ अब ये इमिट करेगा, यानी कौन कौन सी वेवलेंथ इसमें से निकल सकती हैं। अब जब एक बार इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू 3 में पहुंच चुका है तो वहां पे वो बहुत थोड़े से टाइम के लिए रहता है, उसके बाद में वापस n इज इक्वल्स टू 1 में या n इज इक्वल्स टू लेस देन 3 में आने की वो कोशिश करेगा। और जब ये कोशिश करेगा तो एनर्जी जो होगी वो फोटोन की फॉर्म में निकलती है, एनर्जी वहां पे निकलती है और उस एनर्जी के लिए आपको वेवलेंथ निकालनी है कि उस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डेड कौन सी वेवलेंथ वहां पे बाहर की तरफ निकल रही होगी। उसे हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन यहाँ पे कौन कौन से पॉसिबल हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को हम हटा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लेवल्स हमने बना लिया है। इस पोर्शन को बचा के रखिएगा क्योंकि ये पोर्शन बार बार काम में आएगा। एनर्जी लेवल जो हमने बनाई है वो। देन लेट्स से व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर वी हैव n इज इक्वल्स टू 1 से n इज इक्वल्स टू 3 में पहुंच चुका है। ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गया है। अब देखिए कौन कौन से ट्रांजैक्शन पॉसिबल है। पहला जो हो सकता है इट इज 3 से 2 में और फिर 2 से 1 में, और दूसरी पॉसिबिलिटी आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट 1 से 3 में भी जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 से 3 के लिए। अगर 1 से 3 में जा रहा है तो सबसे पहले एनर्जी का डिफरेंस निकाल लीजिए। डेल्टा इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 that is 2 minus 2 minus 18, तो ये है हमारे पास में 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वी हैव डेल्टा E is equals to 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज दैट क्लियर? इसके लिए अगर आप लैम्डा निकालें इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो फॉर्मूला हमने लिखा था here we have the 1240 divided by 16 and we have almost 773 angstrom. Is that clear? उसके बाद में जो ट्रांजैक्शन 1 होगा ये होगा, इसे 3 से 1 लिखिएगा, 1 से 3 नहीं, क्योंकि एनर्जी हम एब्जॉर्ब नहीं रिलीज यहाँ पे करा रहे हैं। 3 से 1 में इलेक्ट्रॉन जाएगा।
दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 3 से 2 में जाए। 3 से 2 में जाने के लिए फिर से वही कहानी है, डेल्टा ई निकालना है। डेल्टा ई निकालने के लिए -2 माइनस 4.5 आपको करना होगा। दैट मीन्स 4.5 -2 दैट इज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी निकल के आएगी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन डेल्टा ई इज इक्वल्स टू 1240 डिवाइडेड बाय 2.5। हियर वी हैव almost 4950 angstrom. Is that clear? Now इसके बाद जो ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो सकता है वो हो सकता है 2 से 1 के लिए। 2 से 1 के ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो फिर से डेल्टा ई सबसे पहले निकाल के रख लीजिए। डेल्टा ई आएगा -4.5 माइनस 18.0 दैट इज वी हैव -13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी आएगी। और इसके लिए लैम्डा निकालने के लिए 2 से 1 का लैम्डा इट इज 1240 डिवाइडेड बाय 13.5। सो वी हैव a data almost 917 angstrom. Is that clear? तो ये यहाँ पे जो है वेवलेंथ्स की वैल्यू पॉसिबल है। उसके बाद में आखिरी पार्ट में जो 4th पार्ट है डी जो लिखा हुआ है वो आपसे पूछा गया कि इफ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन द ग्राउंड स्टेट कैन दे एब्जॉर्ब द रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ ऑफ 2000 एंगस्ट्रॉम। अगर ये ग्राउंड स्टेट में है तो क्या 200 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए 2000 के लिए एनर्जी निकालेंगे। तो 2000 एंगस्ट्रॉम के लिए जब एनर्जी निकालेंगे, इसे मैं यहाँ पे रब किए देता हूँ, 2000 एंगस्ट्रॉम के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी आप निकाल दीजिए। तो एनर्जी हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखें डेल्टा ई विल बी इक्वल्स टू 1240 डिवाइडेड बाय 2000। एंगस्ट्रॉम में हम कर रहे हैं तो जो आंसर आपका आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल के आएगा। दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 6.1875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी डिफरेंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 1 से 2 में जाने के लिए भी मुझे मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए, 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। यहाँ पे भी आपको ग्राउंड स्टेट दिया हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ग्राउंड स्टेट लिखा हुआ है यानी n इज इक्वल्स टू 1 ही है, और n इज इक्वल्स टू 1 से ऊपर ले जाने के लिए मिनिमम 2 में जा सकता है, और उसके लिए एनर्जी आपको चाहिए 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी बनती है 2000 एंगस्ट्रॉम से वो है 6.1875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज मिनिमम है, ये कम है। सो दिस ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल, यानी कि 2000 एंगस्ट्रॉम के जो अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा यहाँ पे, और वो अपने ग्राउंड स्टेट में ही बना रहेगा। क्लियर है? नोट करें इसे। रब किए देते हैं इसे। क्वेश्चन is the energy level diagram of a hydrogen like atom is shown. एनर्जी लेवल डायग्राम जो आपकी बार में आपको दिया गया है,
3, 4 and so on. This is infinite. Minus 54.4 सारी वैल्यूज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई हैं. n इज इक्वल्स टू 2 के लिए एनर्जी आपको दी गई माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. n इज इक्वल्स टू 3 के लिए आपको दी गई माइनस 6.04. n इज इक्वल्स टू 4 के लिए एनर्जी की बने माइनस 3.4 और इन्फिनिटी पे ऑब्वियसली 0 होती है. क्वेश्चंस की बात यहाँ पे थोड़ी बहुत कर लें. सबसे पहले आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ z. फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का देन सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया है इफ इनिशियली द एटम इज इन द ग्राउंड स्टेट, इफ इनिशियली the atom is in ground state, then find B का फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा गया है फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल. और बी का ही सेकंड पार्ट आपसे पूछा गया है आयोनाइजेशन पोटेंशियल. कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट. और फाइनली आपसे पूछा गया है कैलकुलेट the kinetic energy and potential energy of the electron in the first orbit. Is that clear? तो किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले n is equals to 1 की मैं यहाँ पे बात करूं. We have energy is equals to हाइड्रोजन लाइक एटम क्योंकि आपको दिया हुआ इज माइनस 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर हो सकता है. तो यहाँ पे आपको एनर्जी दी गई है 15.4. n की वैल्यू हमने 1 ले ली है. माइनस से माइनस कैंसिल होगा और ये आई गैस 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. जी हाँ, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो रहा है तो z स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4. सो व्हाट वी हैव z इज इक्वल्स टू 2. तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2 के बराबर. नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया इनिशियली द एटम इज इन ग्राउंड स्टेट. इनिशियली एटम अगर ग्राउंड स्टेट में है फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल आपको निकालना है. फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल काफी इजीली हम यहाँ पे निकाल सकते हैं. यानी कि आपको n इज इक्वल्स टू 1 से n इज इक्वल्स टू 2 में इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है. दिस इज ए पार्ट. देन वी हैव फर्स्ट पोर्शन ऑफ बी पार्ट. तो डेल्टा ई सबसे पहले निकाल दें. ये आपको मिलेगा माइनस 13.6 माइनस 54.4. So we have 54.4 minus 13.6. This value is going to be 40.8 electron volt. So what is the excitation potential? We have 40.8 volt. नेक्स्ट आपसे पूछा गया आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी. आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सीधे सीधे हम रख सकते हैं कि यहाँ से आपको इन्फिनिटी पे इसे लेके जाना है. तो बी का ही सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो दिस इज गोइंग टू बी डेल्टा ई निकाल दें. ये होगा 0 माइनस 15.4. सो हियर वी हैव 54.4 माइनस 0. तो वी विल बी इक्वल्स टू 54.4 वोल्ट. नेक्स्ट आपसे जो है सी पार्ट में पूछा गया है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को. तो जैसा कि हमने अभी भी निकाला
वी नो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए पूछा है, काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकल कर आएगी 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर हम बात करें तो, और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है 2 ऑफ डबल ऑफ टोटल एनर्जी। तो डबल ऑफ टोटल एनर्जी अगर यहाँ पे निकालते हैं तो वी हैव 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रिलेशन जो है दोनों, ये अभी कुछ देर पहले हमने यहाँ पे डिराइव कर दिए हैं, ये वाला और ये वाला। क्लियर है? नोट करें इसे।